तलाक के कागजात पर साइन करवाने के लिए तुम्हारी सीईओ पत्नी ने अपनी बेल्ट सीधे तुम्हारे सिर पर दे मारी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस हिंसक प्रहार से तुम्हारी वो यादें वापस आ जाएंगी जो पिछले 2 सालों से कहीं दबी हुई थीं। तुमने अपना लाल माथा मला और अचानक जोर से हंस पड़े। सेराफिन, तुम्हें क्या लगता है तुमने आखिर किससे शादी की है? सेराफिन ने तुम्हें ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रही हो। ठीक उसके सामने तुमने तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर किए, मुड़े और एक ऐसा नंबर डायल किया जिसे तुमने 2 साल से नहीं छुआ था। रिसीवर से एक चिड़चिड़ी महिला की आवाज आई। कौन है? तुमने सिर्फ एक शब्द कहा, मैं। जैसे ही तुमने बोला, दूसरी तरफ से महिला ने पलट कर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो? तुम धीरे से हंसे। तुम्हारी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। एलोवेन, क्या मेरी धार कम हो गई है या तुम बस मगरूर हो गई हो? लाइन के दूसरी तरफ पल भर में सन्नाटा छा गया। 1 सेकंड बाद एक बेहद उत्साहित महिला की आवाज फूट पड़ी। तुमने हामी भरते हुए हल्की सी आवाज निकाली। महिला की आवाज तुरंत दुखी हो गई। तुम 2 साल से गायब थे। तुमने सीधे उसकी बात काट दी। मैंने तुम्हें अपनी लोकेशन भेज दी है, मुझे लेने आ जाओ। अगली सुबह सुबह हीरों से जड़ी एक फेरारी तुम्हारे ठीक सामने आकर रुकी। एक सिल्वर बालों वाली सुंदरी ने तुम्हें जोर से गले लगाने के लिए तुम्हारी तरफ छलांग लगाई, लेकिन तुमने उसे बेरहमी से दूर धकेल दिया और सीधे कार में बैठ गए। एलोवेन ने शिकायत करते हुए अपना पैर पटका। तुम बेरहम इंसान, मैं रातों रात इंग्लैंड से उड़कर आई हूं और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हें उसके नखरे उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिछले 2 सालों में तुम एक पंचिंग बैग का रोल काफी समय तक निभा चुके थे। अब उस अपराधी का शिकार करने का समय आ गया था जिसने तुम्हारी याददाश्त छीनी थी। हालांकि ठीक 2 दिन बाद सेराफिन विला में वापस लौटी, सफर से थकी हुई। उसे लगा था कि उसे अपने पहले प्यार कैसियल के बारे में कोई सुराग मिल गया है, लेकिन वो भी एक बंद गली ही निकली। तुरंत बाद एक नौकर ने उसे वो तलाक का एग्रीमेंट सौंपा जिस पर तुमने साइन किया था। मिस वेन, आपके पति खाली हाथ गए हैं। उन्होंने एक भी चीज नहीं ली। सेराफिन ने वहीं खड़े खड़े ताना मारा। खाली हाथ गया है? यह आदमी सिर्फ सहानुभूति जीतने के लिए पीड़ित बनने का नाटक करना जानता है। उसे पूरा यकीन था कि तुम सड़कों पर भूखे मरते हुए 2 दिन भी नहीं टिक पाओगे। उसने तुरंत आदेश दिया, तलाक की प्रक्रिया तुरंत शुरू करो। लेकिन उसके बोलते ही उसकी असिस्टेंट कमरे में दौड़ती हुई आई। मिस वेन, आपके पति, वो। सेराफिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या वो गिड़गिड़ाता हुआ वापस आ गया? असिस्टेंट ने सिर हिलाया। नहीं, उन्हें इंग्लैंड के सबसे अमीर बिजनेस टाइकून की बेटी एलोवेन के साथ एक होटल में जाते हुए कैमरे में कैद किया गया है और वे पूरी रात बाहर नहीं आए। सेराफिन का चेहरा तुरंत जले हुए बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया। इस बीच राजधानी के सबसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब में खूबसूरत औरतों की एक कतार तुम्हारे सामने खड़ी थी। तुम्हें बोरियत न हो, इस डर से एलोवेन ने खास तौर पर तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए उन्हें बुलाया था। तुमने अपना वाइन का गिलास घुमाया, सामने खड़ी युवा मॉडल्स को बेहद संतुष्टि से देखते हुए, जैसा कि राजधानी के अमीरों के सबसे बड़े खेल के मैदान से उम्मीद थी। यहाँ की औरतों की खूबसूरती और फिगर टॉप क्लास थे, जो उस घटिया औरत सेराफिन को पूरी तरह टक्कर दे रहे थे। अगर वो अपने पहले प्यार के लिए तुम्हें तलाक दे सकती थी तो तुम बाहर आकर अपने लिए औरतें क्यों नहीं ढूंढ सकते थे? मेरे साथ एक ड्रिंक लो। अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम सबको रात भर के लिए बुक कर लूंगा। ये सुनकर मॉडल्स ने तुरंत तुम्हारे लिए वाइन डाली और तुम्हारे करीब खिसक आईं। हैंडसम, मुझे तुम्हारे नाम का टोस्ट करने दो। ठीक उसी समय सेराफिन ऊपर एक प्राइवेट रूम में कैमिली के साथ ड्रिंक कर रही थी। कुछ ड्रिंक्स के बाद कैमिली ने अचानक उसे सलाह देते हुए कहा, सेराफिन, तुम इतने सालों से खोज रही हो, अब इसे भूल जाने का समय आ गया है। सेराफिन 5 सालों से कैशियल नाम के उस आदमी की तलाश कर रही थी। उसने डार्क वेब पर $3 बिलियन का इनाम भी रखा था। फिर भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। कैमिली सेराफिन की काबिलियत जानती थी। अगर वो इतने सालों बाद भी उसे नहीं ढूंढ पाई थी तो पूरी संभावना थी कि कैसियल अब जिंदा नहीं था। हालांकि कैमिली में ये शब्द उसके मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं थी। सेराफिन चुप रही। अपनी बची हुई ड्रिंक एक ही घूंट में पी गई। उसकी गहरी उदास आंखें एक अथाह बर्फीले तालाब जैसी लग रही थीं। कैमिली उसका गुस्सा जानती थी और उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया। विषय बदलते हुए उसने पूछा, क्या वालिन सच में तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार है? सब जानते थे कि 2 साल पहले जब सेराफिन ने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। तुम हर दिन उसके पीछे पड़े रहते थे, एहसानमंद होकर अपना सब कुछ उस पर लुटाना चाहते थे। बाद में शादी के लिए अपने परिवार के दबाव से निपटने के लिए सेराफिन ने तुम्हारे साथ शादी रजिस्टर कर ली। उसके बाद तुमने उसे खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की। काश तुम अपना दिल निकालकर उसके हाथों में रख पाते। जब तुम सेराफिन से इतना प्यार करते थे तो तुम इतनी आसानी से उसे तलाक देने के लिए कैसे मान गए? एलोवेन के साथ तुम्हारे होटल में जाने की घटना के बारे में सोचकर सेराफिन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इस पल कैमिली ने अचानक अजीब तरह से नीचे लॉबी की ओर इशारा किया। नीचे वो सफेद शर्ट वाला आदमी, वो वालिन जैसा क्यों लग रहा है? कैमिली ने फिर से अपनी आंखें मली। नहीं, ये सही नहीं हो सकता। वो इतना हैंडसम हो ही नहीं सकता। सेराफिन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस दिशा में देखा जहां कैमिली इशारा कर रही थी। तुमने अपने लंबे पैर कॉफी टेबल के किनारे पर आराम से टिकाए हुए थे, आलस से अपने गिलास में रेड वाइन घुमा रहे थे।
एक औरत ने तुम्हारा ड्रिंक दोबारा भरा। तुमने थोड़ी सी ठुड्डी उठाई और उसे एक ऐसी दिलकश शैतानी मुस्कान दी जो किसी की भी रूह को मोह सकती थी। ये सच में वही है, सेराफिन ने नीचे तुम्हें घूरते हुए कहा। उसका दिल जोर से कांप रहा था। हे भगवान, ये सच में वालेन है? कैमिली ने 2 बार चेक किया ताकि उसे कोई गलतफहमी न हो। सदमे से उसकी आंखें लगभग बाहर आ रही थीं। इतनी सारी मॉडल्स को बुलाना, इसकी भूख बिल्कुल भी साधारण नहीं है। सेराफिन तुम्हारी गहरी आंखों को घूर रही थी। उसका अपना चेहरा पूरी तरह से बर्फ जैसा ठंडा था। एलोवेन के साथ एक होटल में घुसते हुए फोटो खींचा जाना एक बात थी, लेकिन सीधे एक क्लब में आकर आवारा औरतों के साथ मजाक करना बिल्कुल अलग बात थी। तुम मॉडल्स के समूह के साथ जमकर फ्लर्ट कर रहे थे। तभी अचानक तुम्हें एक चुभने वाली नजर खुद पर महसूस हुई। तुमने अपना सिर घुमाया और एक जाना पहचाना चेहरा अपनी ओर आते देखा। तुम्हारे होठों के कोनों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। सेराफिन भीड़ को धकेलते हुए मजबूती से तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। तलाक के कागजात पर साइन करते ही बाहर अय्याशी करने आ गए? वालिन, क्या तुम सच में इतने यौन कुंठित सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो? तुम एक उदासीन मुस्कान के साथ सोफे पर पीछे झुक गए। जिंदगी छोटी है, बेशक इंसान को इस पल का मजा लेना चाहिए। सेराफिन ने तुम्हें घूर कर देखा। उसका चेहरा काला और अशुभ था। उसके पीछे कैमिली ने फुसफुसाते हुए कहा, कहीं वालिन तुम्हारे उसे छोड़ने के सदमे से पागल तो नहीं हो गया? तुमने अपनी दोनों बाहें फैलाईं। 2 युवा मॉडल्स के कंधों पर लपेटते हुए तुम्हारी मुस्कान और भी अधिक आकर्षक हो गई। तुम मजाक कर रही हो कैमिली। लंबी टांगों वाली सुंदरियां, कोमल स्वीट हार्ट्स और प्यारी लड़कियां, क्या ये शानदार नहीं है? मैं एक घटिया औरत के लिए पूरा जंगल क्यों छोड़ दूं? कैमिली पूरी तरह से स्तब्ध थी। तुमने सच में सेराफिन को एक घटिया औरत कहा? क्या यह वही वालेन था जिसे वो जानती थी? सेराफिन तुम्हें घूर रही थी। तुम्हारी हर बाह में एक औरत थी। उसका चेहरा बेहद बदसूरत भाव में बदल रहा था। इस समय के तुम उस कायर दब्बू लूजर से बिल्कुल अलग थे, जो पहले कुछ भी होने पर अपने स्वाभिमान का घूंट पी जाता था। क्या सीईओ वेन को भी लगता है कि मैं गलत हूं? तुमने उसकी नजरों से नजरें मिलाई। तुम्हारी आंखों में उकसावे की एक चमक थी। किनारे खड़ी अन्य मॉडल्स को देखकर तुमने एक आकर्षक मुस्कान के साथ अपनी उंगली से इशारा किया। तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? इधर आओ और मेरे लिए एक ड्रिंक डालो। मॉडल्स बस बैठने ही वाली थीं कि अचानक एक चुभने वाली नजर उनकी ओर पड़ी। सेराफिन धीमी आवाज में गुर्राई। मॉडल्स इतनी डर गईं कि उनके पैर कांपने लगे और वे तुरंत वहां से भाग गईं। सेराफिन हाउस ऑफ वेन की सीईओ, राजधानी में साक्षात नरक की शासक के रूप में जानी जाती थी। निर्मम, निर्णायक और ठंडी। उसे नाराज करने का मतलब था अपनी जान गंवाना। तुमने उसे तिरस्कार से देखा। सेराफिन, किसी और का मजा खराब करने पर तुम्हें भगवान का कहर झेलना पड़ेगा। सेराफिन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसके माथे की नसें उभर आईं। वालिन, हमारा अभी तक आधिकारिक रूप से तलाक नहीं हुआ है। आजकल तलाक के लिए 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए होता है। इसका मतलब है कि हमें आधिकारिक तौर पर तलाक का प्रमाण पत्र मिलने में 1 महीना लगेगा। तुमने एक ठंडी हंसी हंसी। सेराफिन, मुझे ये मत बताना कि तुम रेंगते हुए वापस आना चाहती हो। अगर तुम चाहो भी तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसके लिए तैयार हूं या नहीं। सेराफिन ने शुद्ध तिरस्कार के साथ जवाब दिया। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुमने अपने लिए वाइन का एक गिलास डाला, उसे ठंडे अहंकार के साथ देखते हुए। यही सबसे अच्छा होगा। सेराफिन तुम्हारे सामने बैठे इस शैतानी, भड़कीले और अविश्वसनीय रूप से अहंकारी आदमी को घूर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या गलत हुआ था। ठीक 2 दिन पहले तुम बेशर्मी से उससे तलाक न देने की भीख मांग रहे थे और अब तुम पूरी तरह से एक अलग इंसान लग रहे थे। तुम्हारा एलोवेन के साथ क्या रिश्ता है? तुमने एक भौं उठाई। मुझे तुम जैसी पूर्व पत्नी को अपने मामलों की सफाई देने की जरूरत नहीं है। पूर्व पत्नी? अचानक एलोवेन की हैरान और दुखी आवाज गूंज उठी। वो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, सेराफिन की ओर इशारा कर रही थी। वालिन, तुम सच में मेरी पीठ पीछे ये सब कर रहे थे? तुरंत एक हिंसक दुश्मनी की परत ने सेराफिन की आंखों को रंग दिया। उसके आसपास के हवा का दबाव काफी कम हो गया। तुमने कातिलाना इरादे छिपाए हुए एक नजर डाली और एलोवेन तुरंत डर गई। उसने अपने होठों को बंद करने का इशारा किया। सेराफिन, एक अच्छी एक्स को ऐसे बर्ताव करना चाहिए जैसे वो मर चुकी हो, समझी? वालिन! सेराफिन तुम्हें गालियां देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पास अब उसके साथ माथापच्ची करने का समय नहीं था। तुमने एलोवेन को आवाज दी, चलो चलें, हम पार्टी जारी रखने के लिए जगह बदल रहे हैं। एलोवेन तुरंत एक उत्सुक पिल्ले की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगी। मैं एक ऐसा प्राइवेट क्लब जानती हूं जहां की मॉडल्स यहां से भी बेहतर हैं। उनके पास दुनिया भर की सुंदरियां हैं। सेराफिन तुम्हारी लौटती हुई पीठ को घूरती रही और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वालिन एलोवेन जैसी इंग्लैंड की किसी लड़की को कैसे जान सकता है? इसके अलावा उनका रिश्ता अविश्वसनीय रूप से करीबी लग रहा था। 2 साल पहले तुम घायल हो गए थे और तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। तुम्हें कुछ भी याद नहीं था और पिछले 2 सालों से तुम उसके प्राइवेट विला में रह रहे थे। काम करने के लिए कभी बाहर नहीं गए। तुम्हारे लिए एलोवेन जैसी ब्रिटिश अमीरजादी से मिलना असंभव था। सेराफिन की आंखों में एक चमक आई, जब तक कि वे एक दूसरे को पहले से न जानते हों। कैमिली, मेरे लिए एलोवेन के बारे में पता लगाओ। मैं उसके और वालिन से जुड़ी हर बात जानना चाहती हूँ। वो पल भर रुकी और आगे बोली, साथ ही वालिन का बैकग्राउंड भी चेक करो। कैमिली ने आदेश स्वीकार किया और चिढ़ाते हुए कहा, सीईओ वेन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपको छोड़ा गया है। रास्ते में
एलोवेन लगातार तुमसे सेराफिन के साथ तुम्हारे रिश्ते को लेकर सवालों की झड़ी लगाती रही। उसे टालने में असमर्थ होकर तुमने लापरवाही से समझाया। 2 साल पहले उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने एहसानमंद होकर खुद को उसे सौंप दिया। अब जब उसे अपना पहला प्यार मिल गया है तो हम तलाक ले रहे हैं। एलोवेन ने तुम्हें घोर अविश्वास से देखा। तुम्हारी जान बचाई? हमेशा तुम ही दूसरों को बचाते हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सच में ऐसा समय भी था जब किसी को तुम्हें बचाना पड़ा। तुमने सिर हिलाया। किसी ने मेरा शिकार करने के लिए द एक्लिप्स से हत्यारों को काम पर रखा था। एलोवेन के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। द एक्लिप्स पूर्वी एशिया का एक कुख्यात हत्यारा संगठन था। वे बेलगाम अहंकार के साथ काम करते थे और इतने निर्मम थे जो अपनी जान से ज्यादा पैसों को अहमियत देते थे। जब तक कीमत सही हो वे कुछ भी करने की हिम्मत रखते थे। तुम्हें 2 साल पहले उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जंगल में हुआ वो खतरनाक एनकाउंटर याद आया। तुम्हारी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। आखिर किसने तुम्हें मारने के लिए द एक्लिप्स को काम पर रखा था? एलोवेन ने पूछा। क्या तुमने पता लगाया कि इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? तुमने अपना सिर हिलाया। मेरी याददाश्त कुछ दिन पहले ही वापस आई है। मुझे अभी तक जांच शुरू करने का समय नहीं मिला। एलोवेन ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे 2 दिन दो, मैं इसका पता लगाऊंगी। अचानक एलोवेन को कुछ याद आया। डार्क वेब पर तुम्हें पकड़ने के लिए एक बाउंटी पोस्ट इनाम का पोस्ट है। इनाम की रकम पहले ही $3 बिलियन तक पहुंच चुकी है। तुमने एक भौं उठाई। $3 बिलियन? इतना अंधा पैसा किसके पास है? क्या कोई मेरी जान लेना चाहता है? एलोवेन ने इस बारे में सोचा। ऐसा नहीं लगता। वे शायद तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। मुझे पकड़ने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने का मतलब है वे शायद मुझसे अपनी जान बचाने की भीख मांगना चाहते हैं। तुमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डार्क वेब पर मेरे बारे में कई पोस्ट हैं, लेकिन लगभग कोई भी उन्हें लेने की हिम्मत नहीं करता। होटल लौटने के बाद तुमने मुंह हाथ धोया और आराम करने की तैयारी की। अचानक तुम्हें एक अहम बात याद आई। तुम्हारा जेड का पेंडेंट लॉकेट अभी भी सेराफिन के पास था। 2 साल पहले जब तुमने सेराफिन से शादी की थी तो तुमने उसे शादी के तोहफे के रूप में वो जेड पेंडेंट दिया था। उस समय तुम्हें उस जेड पेंडेंट की अहमियत का एहसास नहीं था, लेकिन अब जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई थी तो तुम्हें अपने किए पर बेहद पछतावा हो रहा था। तुम इतनी अहम चीज यूं ही किसी को कैसे दे सकते थे? इस जेड पेंडेंट के बिना भविष्य में काम करना बेहद असुविधाजनक हो जाएगा, इसलिए तुम्हें किसी भी कीमत पर वो जेड पेंडेंट वापस लेना ही था। उस दिन कैमिली सेराफिन को खोजने के लिए सुबह सुबह वैन कॉर्पोरेशन गई। वालेन की जानकारी से जुड़ा जो कुछ भी मुझे मिल सका वो सब यहाँ है। सेराफिन ने फाइल खोली, लेकिन अंदर रिकॉर्ड्स की केवल कुछ ही छिटपुट लाइनें थीं। बस इतना ही? कैमिली ने कंधे उचकाए। वह पूरी तरह असहाय दिख रही थी। किसी ने वालेन की जानकारी को भारी तौर पर एनक्रिप्ट किया होगा। उसके बुनियादी विवरण के अलावा और कुछ भी नहीं मिल सकता। सेराफिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। आम लोग इतनी हद तक नहीं जाते। उसने अपने हाथों में पकड़ी फाइल को देखा। उसकी उदास आंखों की गहराई में एक ठंडी चमक दौड़ गई। ठीक इसी समय मिरेल ने दरवाजा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुई। सीईओ वैन, मिस्टर वालेन यहाँ। इससे पहले कि मिरेल अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसे पीछे से कॉलर से पकड़ा गया और किनारे खींच लिया गया। अगले ही सेकंड तुम एक जबरदस्त आभा मंडल ऑरा बिखेरते हुए अंदर आए। सेराफिन ने तुम्हें देखा। उसकी आंखों में न दिखने वाली खौफ की एक झलक कौंध गई। आज तुमने कमर पर कसकर बंधी एक लंबी काली ट्रेंच कोट पहनी हुई थी। जैसे ही तुम चले, तुम्हारा लंबा सीधा पोस्चर एक मजबूत देवदार के पेड़ जैसा लग रहा था। उदासी के बीच भी तुम एक खतरनाक आकर्षक आकर्षण बिखेर रहे थे। वालेन, कैमिली ने तुम्हें देखा पिछली रात नाइट क्लब में तुम्हारे शानदार कारनामे को याद करते हुए। तुमने उसे नजरअंदाज किया और सीधे सेराफिन के पास गए। मेरा जेड पेंडेंट वापस करो। सेराफिन तुम्हें घूरती रही। उसने देखा कि तुम्हारा आभा मंडल पहले से पूरी तरह से अलग था और वो झिझकी। कौन सा जेड पेंडेंट? तुमने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह अच्छी तरह जानते हुए कि सेराफिन पक्का भूल गई होगी। तुम्हें याद था कि जब तुमने उसे वो जेड पेंडेंट दिया था तो उसने लापरवाही से उसे मेज पर फेंकने से पहले उसकी तरफ देखा भी नहीं था। जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने तुम्हें एक जेड पेंडेंट दिया था। सेराफिन ने ध्यान से सोचा। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ऐसी कोई चीज थी। 2 साल पहले जब उसने तुम्हें बचाया था तो वही जेड पेंडेंट तुम्हारी गर्दन में लटक रहा था। उस पर तुम्हारा नाम भी उकेरा हुआ था। सेराफिन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी। तुम मुझसे सिर्फ वो जेड पेंडेंट वापस मांगने आए हो? तुमने अपनी बाहें मोड़ ली और उसकी तरफ देखा। और क्या? सेराफिन, तुमने ये तो नहीं सोच लिया कि मैं यहां हमारे वापस एक होने की भीख मांगने आया हूं, है ना? सेराफिन ने तुम्हें काले भाव से घूरा। अच्छा है कि तुमने ऐसा नहीं किया। मेरा जेड पेंडेंट सौंप दो। तुम्हारे पास उस पर अपना वक्त बर्बाद करने का समय नहीं था और तुमने एक बार फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। सेराफिन ने तुम्हें एक हल्की सी नजर दी। मैंने उसे बहुत पहले फेंक दिया था। फेंक दिया? उसने सच में तुम्हारा जेड पेंडेंट फेंक दिया था। सेराफिन भावहीन रही। क्या मैं वो सब कुछ रखने के लिए बाध्य हूं जो तुम मुझे देते हो? तुमने अपनी हथेली जोर से मेज पर दे मारी। तुम्हारा चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। सेराफिन, तुमने उसे कहां फेंका? सेराफिन ने अभी भी अपना भावहीन मुखौटा बनाए रखा। मैं भूल गई। तुमने अपनी मुट्ठियां कस लीं। तुम्हारी गहरी आंखें सेराफिन पर टिकी थीं। तुम्हारे दिल में एक कातिलाना इच्छा उमड़ रही थी। सेराफिन ने उस कातिलाना इरादे को तुरंत भांप लिया जो तुम्हारी आंखों में कौंधा था
और उसे यह और भी अधिक मनोरंजक लगा। उनकी 2 साल की शादी में यह पहली बार था जब उसने तुम्हें इतना क्रोधित देखा था। तुम दोनों कुछ देर तक इस तरह एक दूसरे से नजरें मिलाए खड़े रहे। अचानक तुम हंसने लगे। सेराफिन, मैं तुम्हें 10 दिन का समय दे रहा हूं। अगर तुम मेरा जेड पेंडेंट नहीं खोज पाई तो मैं अदालत जाकर तलाक की अर्जी वापस ले लूंगा। इस 1 महीने के तलाक के कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान जब तक कोई भी पक्ष तलाक से असहमत होता है, वे नागरिक मामलों के ब्यूरो में जाकर इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं। सेराफिन सन्न रह गई। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वो जानती थी कि तुम इतनी आसानी से तलाक के लिए सहमत नहीं होगे। क्या जेड पेंडेंट? ये पक्का कोई बहाना था जो तुमने पहले से ही प्लान किया था। ये साजिश रचने वाला आदमी। तुमने अपनी बाहें बांध ली। तुम्हारी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। जब तक मैं तलाक के लिए सहमत नहीं होता, तुम्हारा पहला प्यार एक प्रस्तुत न किए जा सकने वाले नाजायज रिश्तेदार से ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो अपने पहले प्यार से बहुत प्यार करती थी। वो भला कैसे उसे घर तोड़ने वाला बनने दे सकती थी? सेराफिन ने तुम्हें बर्फीली आंखों से घूरा। वालिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये तलाक हर हाल में लेकर रहूंगी। तुमने ठंडी हंसी हंसी। तो फिर जल्दी करो और मेरा जेड पेंडेंट ढूंढो। अगर तुम जेड पेंडेंट नहीं ढूंढ पाई तो मैं पूरे वेन कॉर्पोरेशन से इसकी कीमत वसूल करूंगा। सेराफिन, ये एकमात्र मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। इतना कहने के बाद तुमने उसे चेतावनी भरी नजर से देखा और साफ तौर पर वहां से जाने के लिए मुड़ गए। जैसे ही तुम ऑफिस से बाहर निकले, तुमने महंगे कपड़े पहने एक आदमी को अपनी ओर आते देखा। तुम्हें सेराफिन के ऑफिस से बाहर आते देख ड्रेवन 1 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने सीधे तुम्हारी ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाया, वालेन, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने एक भौं उठाई। ड्रेवन, हाउस ऑफ क्रॉफ्ट का सबसे बड़ा युवा मास्टर, सेराफिन के कई चाहने वालों में से एक। जब से तुमने सेराफिन से शादी की थी, उसने तुम्हारे दरवाजे पर आकर परेशानी खड़ी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। तुमने बिना किसी लिहाज के पलटकर जवाब दिया। तुम्हें इससे क्या मतलब? अतीत में सेराफिन को खुश करने के लिए तुमने अपने असली स्वभाव को दबा लिया था। एक अच्छे और समझदार पति बनने की कड़ी मेहनत की थी। हर बार जब ड्रेवन लड़ने आता था तो तुम या तो चुपचाप सह लेते थे या संभव हो तो उससे बचते थे। लेकिन अब तुम्हारी इसे और बर्दाश्त करने की कोई भी इच्छा नहीं थी। ड्रेवन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम, जो हमेशा कायर और आसानी से दबने वाले रहे थे, सच में उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करोगे। गुस्से से उसके चेहरे का रंग बदल गया। वालेन, सेराफिन तुम्हें पहले ही तलाक दे चुकी है। तुम अभी भी बेशर्मी से उसके पीछे क्यों पड़े हो? तुम बेशर्म आदमी, जानबूझकर इतना सज धज कर आए हो। तुम पक्का सेराफिन को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने अपने होठों को घुमाकर एक दुष्ट मुस्कान दी। मिस्टर क्रॉफ्ट, सेराफिन और मुझे अभी तक हमारा तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसलिए हम वर्तमान में अभी भी कानूनी रूप से शादीशुदा हैं। ड्रेवन ने अहंकारी मुद्रा के साथ तुम्हारी नाक पर इशारा किया। तो क्या हुआ अगर तुम कानूनी रूप से शादीशुदा हो? सेराफिन जिसे पसंद करती है वो तुम वैसे भी नहीं हो। तुमने अपनी आंखें घुमाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। मायने ये रखता है कि जब तक मैं उसे तलाक नहीं देता, मैं ही असली और वैध मिस्टर वेन हूं। ड्रेवन इतना गुस्से में था कि वो तुम्हारे चेहरे पर मुक्का मारना चाहता था। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से आदमी देखे हैं। तुम केवल पैसों के लिए तलाक को खींच रहे हो, है ना? ये कहते हुए ड्रेवन ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसे ठीक तुम्हारे चेहरे पर फेंक दिया। ये लो 1 मिलियन। पैसे लो और यहां से जितना दूर जा सकते हो दफा हो जाओ। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए तुमने बेहद अहंकारी ड्रेवन की ओर देखा और आलस से चेक उठाया। 1 मिलियन? तो मुझे लगता है कि मैं उसे 1 घंटे के लिए छोड़ सकता हूं। ड्रेवन ने तुम्हें घूरा। 1 घंटे से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए सेराफिन को छोड़ दो। क्या तुम पागल हो? तुम्हें सच में लगता है कि 1 मिलियन कम है? तुमने अपनी जुबान से आवाज टियस्क निकाली। मिस्टर क्रॉफ्ट, महज 1 मिलियन, और तुम सच में इसे पेश करने की हिम्मत कर रहे हो? अपनी कलाई के झटके के साथ तुमने वो चेक हवा में उछाल दिया। कागज का किनारा एक तेज ब्लेड की तरह काम कर गया और उसने ड्रेवन के चेहरे पर खून से भरा एक कट लगा दिया। ड्रेवन ने अपने जलते हुए चेहरे को पकड़ लिया। अपनी हथेली को नीचे देखा तो वो खून से सनी हुई थी। मेरा चेहरा! वालेन, तुमने सच में मेरा चेहरा काटने की हिम्मत की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने उसे नीची नजर से देखा। सिर्फ तुम? तुम्हारे पूरे शरीर से दुनिया पर राज करने वाले किसी सम्राट जैसा दबदबा निकल रहा था। 2 साल पहले उष्णकटिबंधीय जंगल में बेहतरीन ट्रेनिंग लिए हुए उन पागल कुत्तों का झुंड भी तुम्हें नहीं मार पाया था। तो उसकी क्या बिसात? भाड़ में जाओ। अपनी औकात से ज्यादा उछल रहे हो। घबराए हुए और गुस्से में पागल ड्रेवन ने अपनी मुट्ठी उठाई और पूरी ताकत से तुम्हारे चेहरे पर वार किया। हालांकि इससे पहले कि उसका हाथ तुम्हें छू पाता, तुमने उसे मजबूती से अपनी पकड़ में ले लिया। तुरंत उसके बाद हड्डी टूटने की एक तेज आवाज स्नैप आई और ड्रेवन किसी काटे जा रहे सुअर की तरह चीख उठा और भारी शरीर के साथ घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका दाहिना हाथ एक अजीब मुड़ी हुई दिशा में लटक गया था। तुमने जमीन पर घुटने टेके ड्रेवन की ओर अहंकार से नीचे देखा, एक भौं उठाते हुए और हंसते हुए कहा, अगर तुमने अभी भी सबक नहीं सीखा तो अगली बार सिर्फ एक हाथ तोड़कर मैं रुकने वाला नहीं हूं। तभी तुम्हारे पीछे से सेराफिन की बेहद गुस्से से भरी आवाज गूंजी। वालेन, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही ड्रेवन ने सेराफिन को देखा, उसे लगा जैसे उसने अपने रक्षक को देख लिया हो। सेराफिन, मुझे बचाओ! वालेन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है।
तुमने सेराफिन की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया और अपने हाथ झाड़े। क्या तुम देख नहीं सकती? मैं कचरा बाहर निकाल रहा हूं। सेराफिन के पास तुम्हारे साथ बेकार की बातें करने का समय नहीं था और उसने तुरंत लोगों को ड्रेवन को अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। फिर उसने तुम्हें हुक्म दिया, अस्पताल जाओ और ड्रेवन से माफी मांगो। क्रॉफ्ट और वेन परिवारों के अच्छे रिश्ते हैं और वे व्यापार में सहयोग करते हैं। ड्रेवन क्रॉफ्ट परिवार का इकलौता बेटा भी है जो बचपन से ही बिगड़ा हुआ है। उसे चोट पहुंचाने की वजह से क्रॉफ्ट परिवार इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। तुमने सेराफिन को उस नजरों से घूरा जो आमतौर पर मंदबुद्धि लोगों के लिए रखी जाती है। क्या वो माफी के लायक है? बिना एक भी शब्द और कहे तुम सीधे मुड़े और जाने की तैयारी करने लगे। वहीं रुक जाओ। सेराफिन ने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हारी आंखों में गहरी झुंझलाहट की एक चमक कौंध गई। तुमने रिसेप्शन डेस्क पर रखे कॉफी के एक कप को लापरवाही से उठाया और उसे सीधे सेराफिन के चेहरे पर छपाक से फेंक दिया। अपने हाथ खुद तक रखो। क्या उसे सच में लगा था कि तुम अभी भी वो दब्बू मोम जैसे नरम वालिन हो जो अपनी याददाश्त खोने के दिनों में थे? किनारे खड़ी मिरेल ने ठंडी हवा की एक गहरी सांस खींची। बदमाश! उसने सच में सीईओ वेन पर कॉफी फेंकने की हिम्मत की। उसने पक्का शेर का कलेजा खाया होगा। कैमिली लगभग लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर ही पड़ी थी। वो जल्दी से टिश्यू लेकर दौड़ती हुई आई। सीईओ वेन, क्या आप ठीक हैं? सेराफिन ने अपने चेहरे से कॉफी के दाग पोंछे। उसके पूरे शरीर से एक चुभने वाला बर्फीला आभा मंडल निकल रहा था। ये कमबख्त आदमी, उसके 26 साल के जीवन में यह पहली बार था जब किसी ने उस पर कॉफी फेंकने की हिम्मत की थी। वालेन, क्या तुम मरना चाहते हो? मैं आसानी से तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुमने एक तिरस्कार भरी हंसी हंसी। सेराफिन के इतने बड़े दबाव का सामना करते हुए भी तुमने जरा भी डर महसूस नहीं किया। कोशिश करो और देखो कि क्या मैं तुम्हारा सिर नहीं उड़ा देता। सेराफिन का ठंडा खूबसूरत चेहरा एक अवर्णनीय खतरे में लिपट गया। यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एलोवेन का सपोर्ट हासिल है मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगी। तुमने एक भौं उठाई। इतिहास गवाह है, एलोवेन को हमेशा तुम्हारा ही सपोर्ट मिला है। क्या तुम इसलिए जल रही हो क्योंकि कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है? सेराफिन एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। वो तुम्हें पसंद तक नहीं करती थी तो भला जलने वाली क्या बात थी? वह बस बेहद नाखुश महसूस कर रही थी। वालेन, अगर तुम मेरे साथ भाव खाने का प्ले हार्ड टू गेट खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि यह विचार अभी छोड़ दो। तुमने उसे आंखें दिखाई। भाव खाना, माई एस माई एस। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दुनिया की सबसे चहेती चीज हो? सेराफिन के चेहरे पर काले भाव थे जब वो तुम्हारी लौटती हुई पीठ को देख रही थी। तुम्हारे जाने के बाद ही कैमिली ने सेराफिन के पास जाने की हिम्मत की। क्या ये सच में वही वालेन है जो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता था? क्या उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो गया है? सेराफिन भी समझ नहीं पा रही थी। बस कुछ ही दिनों में तुम इतने अचानक कैसे बदल सकते हो? वेन कॉर्पोरेशन से निकलने के बाद तुम अपने होटल लौट आए और कुछ ही देर बाद तुम्हें सिल्वेन का फोन आया। सिल्वेन सेराफिन का छोटा भाई था। उसे अभी अभी तुम्हारी बहन से तुम्हारे तलाक के बारे में पता चला था और इस डर से कि तुम इसे ज्यादा दिल पर न ले लो उसने तुम्हें खरीदारी करने और रिलैक्स करने के लिए बाहर बुलाया। सिल्वेन वेन परिवार का इकलौता व्यक्ति था जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता था और याददाश्त जाने के बाद वो तुम्हारा एकमात्र दोस्त भी था। तुम जल्द ही राजधानी छोड़ने वाले थे और तुम जाने से पहले उसे ठीक से धन्यवाद देना चाहते थे, इसलिए तुम मान गए। आधे घंटे बाद सिल्वेन उस बुटीक से बाहर निकला। उसने नॉटिलस की वो लग्जरी घड़ी पहन रखी थी जो वो हमेशा से चाहता था लेकिन कभी वेटिंग लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया था। हालांकि वो आमतौर पर पानी की तरह पैसा बहाता था, फिर भी एक घड़ी पर 4 मिलियन खर्च करना बहुत ज्यादा खर्चीला था। वालेन, क्या तुम सच में मुझे ये घड़ी दे रहे हो? सिल्वेन ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा जिसकी कीमत एक पूरे घर के बराबर थी। उसे विश्वास करना कुछ मुश्किल लग रहा था। तुमने सिर हिलाया। अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है, इसे एक अर्ली बर्थडे गिफ्ट समझ लो। सिल्वेन पूरी तरह से भावुक हो गया था। उसने तुम्हें गले लगाया और खुशी से चीख पड़ा, वालेन तुम सबसे अच्छे हो। वो एक पल के लिए रुका और फिर पूछा, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? क्या तुमने मेरी बहन के साथ तलाक में एक भी पैसा या संपत्ति लिए बिना उसे नहीं छोड़ा? साथ ही तुमने पिछले 2 सालों में बिल्कुल काम नहीं किया है तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी कोई इनकम नहीं हो सकती। तुमने धीमी आवाज में जवाब दिया, पुरानी बचत। वालेन, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पिछले 2 दिनों से अपने स्वभाव के बिल्कुल उलट व्यवहार कर रहे हो, पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति की तरह। तो आखिरकार तुम्हारी याददाश्त वापस आ ही गई। वालेन, 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 चूंकि तुम इतने अमीर हो, क्या तुम सबसे अमीर परिवार के युवा मास्टर हो सकते हो? तुम निशब्द रह गए। नहीं, बस युवा मास्टर शब्द हटा दो। भले ही तुम युवा मास्टर नहीं हो, तुम अभी भी एक टाइकून हो। टाइकून, कृपया मेरे शुगर डैडी बन जाओ। सिल्वेन ने तुरंत छलांग लगाई और कसकर टाइकून की जांघ पकड़ ली। पूरी दोपहर तुम और सिल्वेन ने शॉपिंग मॉल के सभी लग्जरी बुटीक्स को छान मारा। शाम को डिनर के बाद सिल्वेन अपना सामान लेकर घर चला गया जबकि तुम होटल लौट आए। जैसे ही तुम होटल पहुंचे तुम्हें सिल्वेन के नंबर से फोन आया। फोन से एक अजीब मशीनी आवाज आई, सिल्वेन के विला में आओ वरना बस उसकी लाश उठाने का इंतजार करो। इस समय प्लैटिनम विला के अंदर सिल्वेन सोफे पर बैठा था। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। काले सूट में 2 अंगरक्षक उसके बाएं और दाएं खड़े थे।
जो एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरें उस पर से नहीं हटा रहे थे। औरत ने फोन काटा और पीछे दोनों बॉडीगार्ड्स की ओर देखा। तुम लोगों ने अभी तक यंग मास्टर सिल्वेन को खोला क्यों नहीं? जैसे ही उसके हाथ आजाद हुए, सिल्वेन ने अपने मुंह से टेप फाड़ दिया और झटके से खड़ा हो गया। कैलिस्टा, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है? तुमने मेरा अपहरण करने की हिम्मत भी की। राजधानी के 3 महान परिवारों में वेन परिवार के अलावा वेन्स परिवार और मर्सर परिवार थे। हालांकि वेन्स परिवार वेन परिवार के बहुत करीब नहीं था, फिर भी उनके बीच कुछ सामाजिक बातचीत होती रहती थी। नाराज मत होइए यंग मास्टर सिल्वेन, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने बस तुम्हें यहां इसलिए आमंत्रित किया है ताकि उस आदमी वालेन को खुद मेरे दरवाजे पर आने पर मजबूर कर सकूं। सिल्वेन के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसे अभी अभी पता चला था कि तुमने ड्रेवन का चेहरा काट दिया था और उसका हाथ अपाहिज कर दिया था। कैलिस्टा ड्रेवन की अंधभक्त थी। उसका अपहरण करके और तुम्हें यहां खींचकर वो निश्चित रूप से ड्रेवन का बदला लेना चाहती थी। सिल्वेन आगे बढ़कर फोन छीनना चाहता था, लेकिन 2 बॉडीगार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया। कैलिस्टा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, वालेन और मेरी बहन का अभी तक तलाक नहीं हुआ है। अगर तुमने उसके सिर के एक बाल को भी छुआ तो मेरी बहन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यंग मास्टर सिल्वेन, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैंने सुना है कि सेराफिन के दिल में वालेन के लिए कोई भावना नहीं है। उनकी 2 साल की शादी के दौरान उसने एक बार भी सीधे उसकी आंखों में नहीं देखा। उसके भगवान ड्रेवन को बुली करने की हिम्मत की। उसने आज इस आदमी को, जिसे आकाश और पृथ्वी की विशालता का अंदाजा नहीं था, एक कड़ा सबक सिखाने की ठान ली थी। सिल्वेन गुस्से से दांत पीस रहा था। उसने कॉफी टेबल से एक कप उठाया और उसे कैलिस्टा पर दे मारा। बकवास! मेरी बहन और जीजा जी का रिश्ता बिल्कुल ठीक है, भले ही उनका रिश्ता खराब हो। अगर तुमने वालेन के शरीर के एक भी बाल को छुआ तो मेरी बहन तुम्हारी खाल उधेड़ लेगी। यंग मास्टर सिल्वेन, मैं खोखली धमकियों से नहीं पली हूं। पूरे सर्कल में अफवाहें फैल रही हैं कि सेराफिन वालेन को फेंके हुए कचरे की तरह मानती है। वो भला वालेन के लिए मुझ पर गुस्सा कैसे हो सकती है? कैलिस्टा की आंखों में एक तीखी चमक कौंध गई। चूंकि वालेन ने ड्रेवन का हाथ बर्बाद किया है, इसलिए मुझे बस वालेन के दोनों हाथ बर्बाद करने हैं। उसने कुछ और बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। तुम लोग जाकर दरवाजे की रखवाली करो। जब वालेन आए तो उसे घुटनों के बल रेंगते हुए अंदर आने पर मजबूर करना। सिल्वेन इतना गुस्से में था कि उसका खून खौल रहा था। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाई और कैलिस्टा की ओर दौड़ा। कमीनी, मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। हालांकि इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता, बॉडीगार्ड्स ने उसे नीचे दबा दिया। यंग मास्टर सिल्वेन, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर तुम ऐसे ही एहसान फरामोश बने रहे तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। ठीक जब कैलिस्टा ने अपना वाक्य पूरा किया, बाहर से अचानक ब्रेक लगने की कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। वो जल्दी आ गया। सिल्वेन गुस्से में पागलों की तरह टहल रहा था। जब उसे बांधकर कार में फेंका गया था तो उसने अपने फोन का उपयोग करके सेराफिन को एक SOS मैसेज भेजने में कामयाबी हासिल की थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसने वो देखा है या नहीं। कैलिस्टा ने अपने पैर क्रॉस किए, लिविंग रूम के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए। हालांकि ठीक अगले पल बाहर से बॉडीगार्ड्स की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। कैलिस्टा चौंक गई। क्या यह संभव है कि जो व्यक्ति आया था वो नहीं था? जब वो अभी भी सोच रही थी, चीखें अचानक बंद हो गईं और उसकी जगह केवल जमीन पर स्नीकर्स के कदम रखने की स्थिर आवाज ने ले ली। जैसे ही सिल्वेन ने वो कदम सुने, उसका दिल बैठ गया। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ये निश्चित रूप से वालेन है। तुम चांदनी के खिलाफ लिविंग रूम में धीरे धीरे चले आए, मजाकिया अंदाज में एक टेलीस्कोपिक बैटन डंडा घुमाते हुए, जो तुमने अभी अभी एक बॉडीगार्ड से छीना था। कैलिस्टा का ध्यान वास्तविकता में वापस आ गया। इसका मुंह बंद करो। इससे पहले कि उसकी आवाज धीमी पड़ती, ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा। कैलिस्टा को केवल अपनी आंखों के सामने एक गहरी परछाई चमकती हुई महसूस हुई। तुरंत बाद कमरे में 2 भारी धमक थुड्स गूंज उठी। एक पल सिल्वेन अभी भी तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था, और अगले ही पल उसने देखा कि तुमने उसे नीचे पकड़े हुए 2 अंगरक्षकों को कितनी आसानी से निपटा दिया। तुमने एक बॉडीगार्ड के सिर पर बैटन से वार किया, जबकि दूसरे को सीधे किक मारकर उड़ा दिया। दोनों आदमी भारी आवाज के साथ फर्श पर गिरे। उन्हें चीखने तक का मौका नहीं मिला। स्थिति को खराब होते देख कैलिस्टा ने दरवाजे की ओर चीख कर कहा, कोई यहां अंदर आओ। अगर तुम बाहर खड़े उन दर्जन भर लोगों को बुला रही हो तो मैं सुझाव दूंगा कि तुम अपनी सांसें बर्बाद मत करो। कैलिस्टा ने जोर से हाँफते हुए घोर अविश्वास में तुम्हें घूरा। आज रात वो जिन 20 आदमियों को लाई थी, वे सभी अत्यधिक कुशल पेशेवर बॉडीगार्ड थे। फिर भी तुमने उनसे इतनी जल्दी निपट लिया था। वे 10 मिनट भी नहीं टिक पाए थे। तुम्हारे लड़ने का हुनर इतना जबरदस्त कैसे हो सकता है? क्या सर्कल की अफवाहें हमेशा ये नहीं कहती थीं कि तुमने कहा मैं किसी काम का नहीं हूं? तुम्हारे चेहरे पर बर्फीली ठंड के अलावा कोई और भाव नहीं था। तुम्हारी गहरी आंखें बेपरवाह कातिलाना इरादे से भरी हुई थीं। तुम उसे छूने की हिम्मत करती हो जो मेरा है। तुम मौत को दावत दे रही हो। तुम्हारी नजरों के नीचे कैलिस्टा ने सुन्न कर देने वाली दहशत महसूस की। तुमसे निकलने वाली जबरदस्त आभामंडल ऑरा ने उसके लिए सांस लेना लगभग असंभव बना दिया था। नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकती। अगर मैं ड्रेवन का बदला नहीं ले सकती तो मैं उसे अपना चेहरा कैसे दिखा पाऊंगी? मुझे एक कायर लूजर से क्यों डरना चाहिए? कैलिस्टा ने अपनी हिम्मत जुटाई। वालेन, तुमने ड्रेवन का चेहरा और हाथ बर्बाद कर दिया। अब
अगर तुम अपना खुद का चेहरा बर्बाद कर लेते हो और अपने दोनों हाथ अपाहिज कर लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। तुम्हारे होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और तुम लगभग हिस्टीरियाई पागलों की तरह अंदाज में हंसे। ये अब तक का सबसे मजेदार जोक है जो मैंने सुना है। सिल्वेन ने जल्दी से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। वालेन, चलो चलते हैं। तुमने अपने हाथ में खून से सने बैटन से खेला। चूंकि मैं पहले ही यहां आ चुका हूं तो क्या बस यूं ही चले जाना बहुत बोरिंग नहीं होगा? इन शब्दों के साथ तुम्हारे हाथ में मौजूद डंडा हवा में घूम गया। कैलिस्टा के पास बचने का बिल्कुल समय नहीं था, इससे पहले कि बैटन सीधे उसके चेहरे पर जोर से जा लगा। भयानक दर्द के कारण उसका पूरा शरीर जोर से कांपने लगा। बिना एक भी शब्द कहे तुम उसके पास गए और आर्म चेयर पर बैठ गए। तुमने नीचे कैलिस्टा को घमंड से घूरते हुए देखा जब वो कांपते हुए खड़ी हो रही थी। अब घुटने टेको। तुम्हें घेरने वाली जबरदस्त आभा मंडल हजारों की सेना का नेतृत्व करने वाले किसी जनरल की तरह थी। कैलिस्टा ने तुम्हें डरी हुई आंखों से देखा और एक भारी धमक के साथ तुम्हारे ठीक सामने सीधे घुटनों के बल बैठ गई। सिल्वेन का मुंह शुद्ध सदमे में खुला रह गया। एक गाली लगभग उसके होंठों से फिसल गई। ये बिगड़ी हुई अमीरजादी कैलिस्टा अपने दादा के राजनीतिक बैकग्राउंड पर भरोसा करते हुए आमतौर पर अविश्वसनीय रूप से अहंकारी और दबंग थी। पूरी राजधानी में शायद ही कोई था जिससे कैलिस्टा डरती थी। ये सोचना कि वो आज तुम्हारे सामने पूरी तरह से घुटने टेक देगी। तुमने उदासीनता से एक भौं उठाई। क्या तुम्हें अभी भी मेरे हाथ चाहिए? नहीं। कैलिस्टा जोर जोर से कांप रही थी। तुम्हारी आंखों में हत्या के इरादे से पूरी तरह डरी हुई थी। अगर उसे पता होता कि तुम इतने दुर्जेय फॉर्मिडेबल हो तो भले ही तुम उसे 10 गुना हिम्मत दे देते, वो तुम्हें उकसाने की हिम्मत कभी नहीं करती। अभी भी मेरे लोगों को बंधक बनाकर रखना चाहती हो? खून से सने चेहरे के साथ कैलिस्टा ने हताशा से अपना सिर हिलाया। सिल्वेन ने तुम्हारी आंखों में गहरी श्रद्धा के साथ देखा। वो तालियों की झड़ी लगाना चाहता था। इतना कूल, इतना दबंग, इतना हैंडसम, हे भगवान! भाई! तुमने सिर हिलाया और सिल्वेन की ओर देखा। सिल्वेन, जाकर मेरा बाहर इंतजार करो। सिल्वेन को लगा जैसे तुम्हारी नजरों में चिंगारियां जल रही हैं। उसने फर्श पर घुटने टेके कैलिस्टा की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है फिर। सिल्वेन लिविंग रूम से बाहर चला गया और ठीक अगले पल घर के अंदर से कैलिस्टा की दर्दनाक चीखें गूंज उठी। सिल्वेन चीख से काफी चौंक गया था। वो बस वापस लिविंग रूम में यह देखने के लिए जाने की तैयारी कर रहा था कि क्या हुआ है। तभी तुम बाहर निकल आए। वालेन, तुमने सिल्वेन की ओर देखा। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। सिल्वेन ने सिर हिलाया। यह देखकर कि तुम पर एक भी खरोंच नहीं आई है, उसने अंततः राहत महसूस की। वालेन, क्या तुमने? सिल्वेन ने लिविंग रूम की ओर देखा और गला काटने का इशारा किया। तुमने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने आज रात कोई जानलेवा वार नहीं किया। वो मेरे हाथों मरने के लायक नहीं है। सिल्वेन आंगन के बाहर तुम्हारे पीछे पीछे गया और उसने 1 दर्जन से अधिक बॉडीगार्ड्स को जमीन पर बेतरतीब ढंग से पसरे हुए देखा। वालेन ने इन सभी को अकेले निपटा दिया? उसने तुम्हें पूरी श्रद्धा के साथ देखा, तुम्हें एक बड़ा थम्स अप दिया। वालेन, तुम्हें किस तरह की चापलूसी पसंद है? मैं अभी तुम पर इसकी बौछार कर दूंगा। तुमने एक शानदार मुस्कान बिखेरी। तुम बस बोलने ही वाले थे कि तुमने एक मेबैक, मेबच और एक बेंटली को एक साथ तुम्हारी दिशा में आते देखा। ये मेरी बहन है। सिल्वेन ने एक कार को पहचान लिया और उछलकर जोर से चिल्लाया, सेराफिन! सेराफिन! मैं यहां हूं! दोनों कारें एक ही समय पर तुम्हारे सामने आकर रुकी। तुरंत बाद मेबैक के दरवाजे खुले। उसके चेहरे से डराने वाली ठंडक निकल रही थी जो लोगों को दूर रखती थी। सेराफिन ने सिल्वेन को देखा जो कंगारू की तरह खुशी से उछल रहा था और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि किसी ने उसे बुली किया हो। फिर उसने अपनी नजर तुम्हारी ओर डाली। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम दुष्टता से मुस्कुराए। किसी ने मुझे फोन किया और कहा कि अगर मैं नहीं आया तो मुझे सिल्वेन की लाश उठाने का इंतजार करना चाहिए। सिल्वेन ने सेराफिन का हाथ खींचा। दीदी, तुम्हें सच में मेरे जीजाजी को धन्यवाद देना चाहिए। अगर वे मुझे बचाने के लिए समय पर नहीं आते तो मैं आज गंभीर खतरे में होता। तुमने शांति से जवाब दिया। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। वो लोग शुरू से ही मुझे निशाना बना रहे थे। जैसे ही तुम्हारी आवाज धीमी पड़ी, बेंटले में बैठा व्यक्ति भी बाहर आ गया। वो औरत लगभग सेराफिन की उम्र की लग रही थी, बेहतरीन नैन नक्श और नाक के पुल पर टिके पतले फ्रेम वाले चश्मे के साथ। उसका आभा मंडल पेशेवर और सलीकेदार था जो एक दूर रहने वाली ठंडक और एलीट उपस्थिति बिखेर रहा था। एस्टोरिया ने सिल्वेन और तुम्हें देखा, थोड़ा सिर हिलाते हुए। यंग मास्टर सिल्वेन और मिस्टर वेन को चौंकाने के लिए माफी चाहूंगी। सिल्वेन ने ठंडी सांस ली। एक ही पिता से पैदा होने के बावजूद बड़ी बहन एस्टोरिया हर मायने में कैलिस्टा से कहीं बेहतर थी। एस्टोरिया ने गेट पर बेहोश पड़े बॉडीगार्ड्स को देखा और बर्फीले भाव से आदेश दिया, उस निकम्मी लड़की से कहो कि वो अभी बाहर निकले। इस जाहिल बेवकूफ ने सेराफिन के छोटे भाई का अपहरण करने और उसके पति के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की थी। वो सीधे सीधे मौत को दावत दे रही थी। एस्टोरिया के असिस्टेंट ने आदेश स्वीकार किया और तेजी से घर में दौड़ा, लेकिन वो बहुत जल्दी वापस बाहर आ गया। बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन। वो एस्टोरिया का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे क्या हुआ? छोटी मालकिन की बाईं छोटी उंगली कट गई है और दर्द के मारे वो बेहोश हो गई हैं। एस्टोरिया के भाव पूरी तरह बदल गए और सेराफिन भी सन्न रह गई। सहज रूप से उसने तुम्हारी ओर देखा। तुमने कैलिस्टा की उंगली काट दी थी। एस्टोरिया ने तुम्हें देखा। क्या ये तुमने किया है? तुमने उसकी नजरों का सामना किया।
तुम्हारा लहजा असाधारण रूप से अहंकारी था। हाँ, मैंने किया। केवल एक उंगली काटना तो उसे सस्ते में छोड़ देना था। सिल्वेन ने तुम्हें घोर अविश्वास में देखा। वालेन ने सच में कैलिस्टा की एक उंगली काट दी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वालेन ने उसे पहले बाहर जाने के लिए कहा था। यह उसे डरने से बचाने के लिए था। वालेन इतना ज्यादा प्यारा कैसे हो सकता है? एस्टोरिया ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और तुम्हें घूरने लगी। वह आज से पहले तुमसे नहीं मिली थी, लेकिन उसने अफवाहें सुनी थी। हर कोई दावा करता था कि सेराफिन का पति एक कायर, दब्बू लूजर था, जिसे हाई सोसाइटी में पेश नहीं किया जा सकता था। फिर भी अब इस तथाकथित लूजर ने उसकी बहन की उंगली काट दी थी। मिस्टर वेन, तुमने एस्टोरिया को बीच में ही टोक दिया। कृपया मुझे मिस्टर वालेन कहकर बुलाएं। तुमने एक भौं उठाई, सेराफिन की ओर तिरछी नजर डाली और जोर देते हुए कहा, मेरा वर्तमान में उसके साथ बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है। सेराफिन ने अपने दांत जोर से पीसे। उसकी स्याह काली आंखों में धीरे धीरे बर्फ जमने लगी। क्या यह आदमी उनके बीच एक स्पष्ट रेखा खींचने के लिए इतना बेताब था? सिल्वेन ने अपनी ही बहन की ओर देखा। क्या वही नहीं थी जिसने वालेन को उसे तलाक देने के लिए मजबूर किया था? अब वो ऐसी क्यों लग रही थी जैसे उसे छोड़ा गया हो? कितनी अजीब बात है। तुमने सेराफिन की ओर अपनी आंखें घुमाई। उनके साथ उलझते रहने में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार तुमने बेपरवाही से कहा, मिस वेंस, अगर आप अपनी बहन का बदला लेना चाहती हैं तो मैं किसी भी समय इंतजार करूंगा। तुम रुके और मुस्कुराते हुए आगे कहा, मैं आपको विनम्रता से याद दिला दूं, बेहतर होगा कि आप अपने साथ और ज्यादा लोग लाएं। एस्टोरिया ने भौहें सिकोड़ी। यह आदमी हद से ज्यादा अहंकारी था। अपनी बात कहने के बाद तुम सीधे सड़क किनारे खड़ी स्पोर्ट्स कार में बैठ गए। इंजन की दहाड़ के साथ कार किसी छोड़े गए तीर की तरह आगे बढ़ गई। अरे वालेन! जब तक सिल्वेन ने प्रतिक्रिया दी तब तक वो केवल दूरी में गायब होती। लाल टेल लाइट्स ही देख सका। सिल्वेन इतना उत्साहित था कि वो लगभग उछल रहा था। दीदी, मैं तुम्हें बता दूं, वालेन आज रात बिल्कुल अविश्वसनीय था। उसने अकेले ही कैलिस्टा के बॉडीगार्ड्स की चटनी बना दी। सेराफिन ने उस दिशा में देखा जहां तुम गए थे। उसकी गहरी आंखें धीरे धीरे एक अप्रत्याशित रहस्यमयी धुंध में घिर गईं। इस बीच अभी अभी तुम्हारे दबंग बेलगाम बर्ताव को याद करते हुए एस्टोरिया के दिल में सच में थोड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने न केवल उसकी बहन की उंगली काट दी, बल्कि उसने बिना एक भी खरोंच खाए इतने सारे बॉडीगार्ड्स को भी बेअसर कर दिया। यह आदमी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। सेराफिन, तुम्हारे इस पूर्व पति ने सच में मुझे उसे एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है। इससे पहले कि सेराफिन बोल पाती, सिल्वेन ने पलटकर जवाब दिया, एस्टोरिया, मेरे जीजाजी के बारे में कोई भी विचार मत पालना। उनका और मेरी बहन का अभी तक तलाक नहीं हुआ है। एस्टोरिया ने आधी मुस्कान दी। तो मैं सेराफिन और मिस्टर वालेन का तलाक फाइनल होने के बाद उनके पीछे जाऊंगी। तुरंत सेराफिन की आंखों में गहरी दुश्मनी भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो सच में वालेन के पीछे जाना चाहती है? सपने देखती रह। एस्टोरिया मूल रूप से केवल मजाक कर रही थी, लेकिन सेराफिन की उग्र प्रतिक्रिया देखकर उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। तुम मजाक कर रही होगी सेराफिन। चूंकि तुम और मिस्टर वालेन वैसे भी तलाक ले रहे हैं, तो मेरे उनके पीछे जाने का तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? तो फिर जाकर कोशिश करके देख लो। सेराफिन की आंखें चेतावनी से भरी थी। वो एक पल के लिए रुकी और फिर एक और धमकी दी, अपनी बहन को पट्टे में कसकर रखना। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो वो केवल एक उंगली नहीं काटेगा। एस्टोरिया ने सिर हिलाया। आज रात की घटनाओं को लेकर वेंस परिवार पूरी तरह से गलत था। अगर तुमने कार्रवाई नहीं भी की होती तो भी सेराफिन कैलिस्टा को आसानी से नहीं छोड़ती। एक उंगली खोने से उसे एक सबक मिलेगा। हम देखेंगे कि क्या वो भविष्य में इतना बेलगाम होने की हिम्मत करती है या नहीं। अपनी गंभीर चेतावनी जारी करने के बाद सेराफिन ने सिल्वेन को अपनी कार में बिठाया और वहां से चली गई। कार में बैठते ही सिल्वेन ने लगातार बकबक करना शुरू कर दिया। वो एस्टोरिया सच में तुम्हारे पति को चुराना चाहती थी। हालांकि उसका चेहरा काफी अच्छा है, फिर भी वो तुम्हारे सामने फीकी है। वालेन पक्का उसके झांसे में नहीं आएगा। दीदी, तुम तलाक के बारे में दोबारा विचार क्यों नहीं करती? वालेन सच में एक बहुत अच्छा आदमी है। अब उसकी याददाश्त वापस आ गई है। वो अमीर है, हैंडसम है, उसका शरीर बहुत अच्छा है और उसके लड़ने की स्किल्स भी बहुत कूल हैं। तुमने क्या कहा? वालेन की याददाश्त वापस आ गई? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि वालेन अचानक इतना बदल गया। ये इसलिए था क्योंकि उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। सेराफिन अचानक बेहद उत्सुक हो गई। तुम्हारी 2 साल की याददाश्त खोने के दौरान तुम्हारी आज्ञाकारिता और तुम्हारे वर्तमान ठंडे खून वाले दबदबे के बीच तुम्हारा असली चेहरा कौन सा था? सिल्वेन ने उसे असंतोष से देखा। मैं तुम्हें बता दूं, वालेन जैसा अच्छा आदमी लालटेन लेकर ढूंढने पर भी मिलना मुश्किल है। अगर तुम उसे अभी वापस नहीं जीत पाई तो तलाक फाइनल होने के बाद पछताने में बहुत देर हो जाएगी। मुझे चेतावनी न देने के लिए दोष मत देना। जब तुम्हें उसे फिर से वापस पाने के लिए नरक जैसी कोशिशें करनी पड़ेंगी तो दर्द तुम्हें ही होगा। सेराफिन चुप रही। उसकी गहरी आंखें थोड़ी सी चमकी और उसके पतले होठों के कोने एक चाप में मुड़ गए। तुम होटल लौट आए। जैसे ही तुम कमरे में दाखिल हुए, एलोवेन ने उत्साह से अपना लैपटॉप उठा लिया। वालेन, मुझे मिल गया। मैंने पता लगा लिया है कि मास्टरमाइंड कौन है। एलोवेन ने 2 साल पहले के द एक्लिप्स के लेन देन के रिकॉर्ड की जांच की थी। उसे तुम्हारे नाम का एक दस्तावेज मिला जिसमें केवल एक बैंक खाता संख्या थी। इस खाता संख्या को ट्रैक करते हुए उसने पता लगाया कि 2 साल पहले तुम्हें कौन मरवाना चाहता था। एलोवेन ने एक शब्द नहीं कहा,
बस टैबलेट सीधे तुम्हें सौंप दिया। तुमने इसे लिया और नतीजे देखकर तुम्हारे चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। जिन सिटी का स्टर्लिंग परिवार, जिन लोगों ने 2 साल पहले तुम्हारा शिकार करने के लिए हत्यारों को काम पर रखा था, वे वास्तव में तुम्हारे अपने परिवार के ही लोग थे। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तुम बस अपने दादाजी को फोन करके उनसे साफ साफ पूछने ही वाले थे कि अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक न्यूज विंडो पॉपअप हुई। बास्टियन, जिन सिटी का नंबर 1 राजकुमार, थॉर्न परिवार की सबसे बड़ी बेटी के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है। शादी की तारीख तय हो गई है। हेडलाइन के नीचे उनकी शादी की तस्वीर थी। तुम तस्वीर को ध्यान से घूरते रहे। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। बास्टियन, तुम्हारा चचेरा भाई एलिसिया, तुम्हारी मंगेतर, जिसकी 5 साल पहले तुम्हारे साथ सगाई हुई थी, वे सच में शादी कर रहे थे। तुम वहीं पर फट पड़े। क्या उन्हें सच में लगा था कि मैं मर गया हूं? तुम तुरंत जांच करने के लिए ऑनलाइन गए। परिणाम स्वरूप तुम्हें 2 और भी ज्यादा विस्फोटक जानकारियां मिली। पहला, स्टर्लिंग परिवार ने 2 साल पहले तुम्हारी मौत की घोषणा कर दी थी और यहां तक कि तुम्हारे लिए अंतिम संस्कार भी आयोजित किया था। दूसरा, तुम्हारी मौत के भारी दुख के कारण दादाजी स्टर्लिंग को लकवा मार गया था और वे पैरालाइज हो गए थे। तुरंत तुम समझ गए। तुम्हारे दादाजी स्टर्लिंग परिवार के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो तुम्हारी वास्तविक क्षमताओं को जानते थे। जब तक वे अपनी आंखों से तुम्हारी लाश नहीं देखते, वे कभी विश्वास नहीं करते कि तुम मर चुके हो। इसका क्या मतलब था? तुम्हारी नजर वापस उस बैंक खाता संख्या पर पड़ी। तुम्हारे माता पिता का कम उम्र में ही निधन हो गया था और तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बचपन से ही वारिस बनने के लिए तैयार किया था। अगर तुम मर गए तो सबसे बड़ा लाभार्थी कौन होगा? अगले सेकंड तुमने सीधा आदेश जारी किया, अपना सामान पैक करो। कल मैं जिन सिटी वापस जा रहा हूं, अगले दिन हवाई जहाज पर। पिछली रात तुम ठीक से सो नहीं पाए थे, इसलिए बोर्ड करते ही तुमने सोने के लिए आई मास्क पहन लिया। किसने सोचा था कि जागने पर तुम्हारे पास एक जानी पहचानी आवाज गूंजेगी? वालेन, तुमने अपने दांत पीसे। उसने सच में शांत भाव से तुमसे पूछने की हिम्मत की थी, क्या सिल्वेन ने तुम्हें बताया कि मैं जिन सिटी बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूं? तुमने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं? क्या तुम नहीं कर रहे? तुमने सीधे अपनी आंखें घुमाई। सेराफिन, कृपया थोड़ी शर्म करो। इसके परिणाम स्वरूप दूसरी तरफ एलोवेन ने भी अपना आई मास्क उतार दिया। वो पूरी तरह से घिनौनी लग रही थी। सेराफिन, हालांकि उसके साथ माथापच्ची करने के मूड में नहीं थी और इसके बजाय उसने तुमसे पूछताछ की, तुम जिन सिटी किस लिए जा रहे हो? एलोवेन ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, एक पूर्व पत्नी के रूप में तुम्हें वालेन के मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है? सेराफिन की आंखें काली पड़ गईं। वालेन और मुझे अभी तक हमारा तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। एलोवेन ने तुरंत ठंडी हंसी हंसी। क्या तुम्हारे पास पहले से ही तुम्हारा कीमती पहला प्यार नहीं है? तुम अभी भी मेरे वालेन के पीछे क्यों पड़ी हो, धोखेबाज? उसके पहले प्यार का जिक्र आते ही सेराफिन का चेहरा काला पड़ गया। ठीक उसी समय केबिन के पीछे से अचानक हंगामा मच गया। हाईजैकर्स अपहर्ताओं को फर्स्ट क्लास में घुसते देख तुम्हारा मूड एकदम खराब हो गया। सेराफिन जैसी घटिया औरत से टकराना काफी बुरा था, लेकिन उस पर से एक प्लेन हाईजैक में फंस जाना। तुम सच में किसी को पीटना चाहते थे। कुल 6 हाईजैकर्स थे, सभी बंदूकों से लैस। उनका लीडर कॉकपिट की ओर एक आदमी को ले गया और बाकी 4 को तुम सब पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया। तुम बस हिसाब लगा रहे थे कि कचरे के इन टुकड़ों को कैसे ठिकाने लगाया जाए कि 1 सेकंड बाद तुम्हारी कलाई को अचानक एक ठंडे हाथ ने पकड़ लिया। कोई जल्दबाजी मत करना। सेराफिन ने सच में तुम्हें अपने पीछे खींच लिया, तुम्हारी मौजूदगी को छिपाने की कोशिश करते हुए। अच्छे बच्चे बनो, ये हीरो बनने का समय नहीं है। उसने अपनी आवाज धीमी की। चुप रहो। लेकिन तुमने मानने से इनकार कर दिया। अपनी आंख के कोने से तुमने सबसे नजदीकी हाईजैकर को देखा और जोर से सेराफिन का हाथ झटक दिया। तुरंत उसके बाद तुमने अपना हाथ उठाया और एक तेज आवाज स्मैक के साथ उसे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। धोखेबाज, ऐसे समय में भी तुम अभी भी अपने छोटे से खिलौने वाले लड़के के बारे में सोच रही हो? क्या तुम्हें मेरे प्रति कोई शर्म नहीं है? सेराफिन पूरी तरह से जम गई। उसके चेहरे पर एक जलता हुआ दर्द फैल गया। पक्के तौर पर इस हंगामे ने तुरंत हाईजैकर्स में से एक का ध्यान आकर्षित कर लिया। वो अपनी बंदूक तानते हुए पास आया। तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपना चेहरा ढका, जोर जोर से रोने का नाटक किया। ठीक उसी समय जब वो केवल 1 कदम दूर था, तुमने उस पर छलांग लगा दी। उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की। तभी उसे एहसास हुआ कि बंदूक की सेफ्टी को तुम्हारी पकड़ ने कसकर पिन कर दिया था। बिजली की फुर्ती से तुमने उससे हथियार छीन लिया और उसे हथेली के एक ही वार से बेहोश कर दिया। उसी समय एक और हाईजैकर ने तुम पर बंदूक तान दी, लेकिन इससे पहले कि उसे ट्रिगर दबाने का समय भी मिलता, अचानक सिर पर गोली लगने से वो ढेर हो गया। तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। यात्रियों की चीख पुकार के बीच तुम सीधे कॉकपिट की ओर दौड़े। सेराफिन और एलोवेन तुम्हारे ठीक पीछे भागे। हालांकि जैसे ही तुम दरवाजे पर पहुंचे, एक बर्फ जैसी ठंडी बंदूक की नली तुम्हारे माथे पर मजबूती से टिका दी गई। हिलना मत। हाईजैकर ने तुम्हारी बंदूक छीन ली और तुम्हारे पीछे खड़ी सेराफिन और एलोवेन पर तान दी। रुको, अपनी बंदूकें इधर फेंक दो, वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। सेराफिन ने तुम्हें देखा जिस पर बंदूक तानी गई थी और उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। लेकिन जैसे ही वो अपना हथियार छोड़ने की तैयारी कर रही थी, तुम अचानक किसी भूत की तरह हिले। हाईजैकर की कलाई को एक मौत की पकड़ में लॉक कर दिया। मौका पाकर
सेराफिन ने अपनी बंदूक चलाई और हाईजैकर के सिर टेम्पल के आर पार गोली मार दी। तुमने फर्श से गिरी हुई बंदूक उठाई और कॉकपिट में घुस गए। एक बार फिर गोलियों की आवाज गूंजी। जब तक सेराफिन अंदर दौड़कर आई, तुम इंस्ट्रूमेंट पैनल के सामने पूरी तरह सुरक्षित खड़े थे और हाईजैकर्स का लीडर तुम्हारे पैरों पर मरा हुआ पड़ा था। भावहीन होकर तुमने घायल कैप्टन को नीचे उतरने में मदद की। कैप्टन को तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है। पूछो कि क्या विमान में कोई डॉक्टर है? सेराफिन ने फ्लाइट अटेंडेंट्स को बुलाया। हालांकि जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने तुम्हें पायलट की सीट पर बैठे देखा। वो पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। वालिन, तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है? तुमने उसकी ओर देखा। मुझे आता है, सिर्फ जानने से कहीं ज्यादा। अतीत में मैंने जो उड़ाए हैं वो लड़ाकू विमान थे। 3 घंटे बाद हवाई जहाज सुरक्षित उतर गया। तुमने सबसे पहला काम प्लेन के सिक्योरिटी कैमरों को हैक करने का किया और अपने वाले हर एक फ्रेम को पूरी तरह से डिलीट कर दिया। तुम अभी तक एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकले थे कि सेराफिन ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया। वालिन, चलो बात करते हैं। वो तुम्हें एक जटिल भाव से घूर रही थी। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं, लेकिन तुमने उसे तुरंत खारिज कर दिया। मेरे पास समय नहीं है। इतना कहने के बाद तुमने अपना सामान उठाया और जाने के लिए तैयार हुए। सेराफिन ने तुम्हें जोर से पकड़ा, तुम्हें दीवार के खिलाफ कसकर पिन कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे थप्पड़ मारकर यूं ही जा सकते हो? तुमने उसे खाली नजरों से देखा। क्या तुम मुझे वापस मारना चाहती हो? सच कहूं तो वो थप्पड़ मारकर मुझे बहुत संतुष्टि मिली। तुमने उकसाने के लिए जानबूझकर अपना चेहरा ऊपर की ओर झुकाया। क्या तुम मुझे मारने वाली हो या नहीं? अगर नहीं तो मुझे छोड़ो। सेराफिन तुम्हें घूरती रही। उसके दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई थी। अगले ही सेकंड उसने अपना हाथ उठाया। तुम्हें लगा कि वो सच में तुम्हें मारने वाली है, और जैसे ही उसने मारने के लिए हाथ उठाया, उसने इसके बजाय तुम्हारे दोनों हाथों को पकड़ लिया और उन्हें तुम्हारे सिर के ऊपर पिन कर दिया। तुम्हारी गुस्से से भरी आंखों में देखकर सेराफिन का मूड आश्चर्यजनक रूप से काफी बेहतर हो गया। सेराफिन, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है? तुमने घृणा में अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछते हुए उसे जोर से धक्का दिया। उसने अपने होठों से खून का एक निशान पोंछा। अब हिसाब बराबर। तुम इतने गुस्से में थे कि तुमने गालियां दी। तुम घटिया औरत। लेकिन उसने फिर से धीमी और स्थिर आवाज में पूछा, वालिन, मुझे बताओ, तुम जिन सिटी किस लिए आए हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तभी तुम्हारी जेब में तुम्हारा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। तुमने इसे बाहर निकाला और एक मैसेज देखा। एलोवेन, वो नादान लड़की एयरपोर्ट के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने भौहें सिकोड़ी। एलोवेन एक विदेशी नागरिक थी और उसकी पहचान कुछ संवेदनशील थी। अगले ही सेकंड एलोवेन खुशी से दौड़ती हुई अंदर आई। उसने खुद तुम्हारा सामान उठाने में तुम्हारी मदद की। वालेन, कार में बैठो। तुम कार के अंदर बैठे और तुमने जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। पीछे केवल एक वाक्य छोड़ गए, सेराफिन, मेरे पीछे पड़ना बंद करो। डिनर खत्म करने के बाद तुमने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर स्टर्लिंग परिवार की एस्टेट हवेली की ओर जाने का फैसला किया। उस समय जैसे ही तुम बालिग हुए थे, थॉर्न परिवार के साथ शादी का गठजोड़ करने के लिए तुम्हें वापस बुलाया गया था। वो सगाई का समारोह अविश्वसनीय रूप से हाई प्रोफाइल था, जिसके कारण अगले ही दिन थॉर्न परिवार के शेयर 5 पॉइंट उछल गए थे। फिर भी अब उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि तुम लौट आए हो। तुमने अंदर जाने के लिए कुशलता से दीवार फांदी। तुम्हारे आश्चर्य के लिए स्टर्लिंग आवास के सभी बॉडीगार्ड्स को बदल दिया गया था और सुरक्षा पहले की तुलना में बहुत सख्त थी। तुम चुपचाप उस छोटी सी इमारत की ओर गए जहां तुम्हारे दादाजी रहते थे। पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन बूढ़े आदमी का कोई नामो निशान नहीं मिला। अगर उन्हें लकवा मार गया है लेकिन वे घर पर आराम नहीं कर रहे हैं, तो क्या कॉर्विन ने उन्हें किसी सैनिटोरियम अस्पताल आश्रम में भेज दिया होगा? उन्हें ढूंढ पाने में असमर्थ होने पर तुमने वहां और रुकने की योजना नहीं बनाई। हालांकि जैसे ही तुम सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, तुमने गलती से गार्ड्स को अलर्ट कर दिया। एक ही पल में स्टर्लिंग आवास के ऊपर रात के आसमान में अलार्म गूंज उठे। अधिक से अधिक बॉडीगार्ड्स दौड़ते हुए आए। जल्दबाजी में तुम भागकर तीसरी मंजिल पर गए और सीधे एक हैंडसम आदमी से टकरा गए। बिना कोई और शब्द कहे तुमने उसे हथेली के वार से बेहोश कर दिया। तुम मुड़े और एक गेस्ट रूम में घुस गए, बालकनी से छलांग लगाने की तैयारी करते हुए। लेकिन जैसे ही तुमने अंदर कदम रखा, हवा का एक तेज झोंका तुम्हारी ओर आया। कमरे में कोई था। तुमने पीछे से दरवाजा लॉक किया और जैसे ही तुम मुड़े, तुमने सेराफिन को देखा। वो यहां क्यों थी? वो पूरी तरह से सदमे में दिख रही थी। बाहर आते हुए कदमों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी। समझाने का समय न होने पर तुम बाथरूम में छिप गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, किसी ने गेस्ट रूम का दरवाजा खटखटाया। तुमने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, सतर्कता से बाहर की हरकतों को सुनते हुए। गनीमत रही कि सेराफिन ने जवाब दिया कि उसने किसी को नहीं देखा और गार्ड्स को वापस भेज दिया। कम से कम उसमें अभी भी थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी थी। तुम अब बाहर आ सकते हो। बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद बाहर से उसकी बर्फीली आवाज आई। तुम बाहर निकले और तुरंत उसकी पूछताछ सुनी। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने एक भौं उठाई, एक चिढ़ाने वाली मुस्कान पहनते हुए। यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, सेराफिन, तुम मेरे घर में क्यों हो? तुम्हारा घर? सेराफिन पूरी तरह से स्तब्ध थी। तुम सच में स्टर्लिंग परिवार के सदस्य हो? अगर मेरा नहीं तो किसका घर हो सकता है? तुमने मेज पर रखे जूस के एक गिलास पर ध्यान दिया, उसे उठाया और पी लिया। हालांकि उसकी नजरें पूरी तरह से समझ से परे हो गईं।
स्टर्लिंग परिवार में वालेन नाम का कोई व्यक्ति नहीं लगता। तुमने खाली गिलास नीचे रख दिया। चाहे कोई हो या न हो, तुम्हें आखिरकार पता चल ही जाएगा। और अधिक कुछ न कहते हुए तुम खिड़की से स्थिति की जांच करने के लिए मुड़े। कौन जानता था कि केवल 2 कदम चलने के बाद तुम्हारे पैर अचानक लड़खड़ाने लगेंगे। वालेन, तुम्हें घायल समझकर सेराफिन आगे दौड़ी और तुम्हें सहारा दिया। तुमने ऊपर देखा। तुम्हारे गाल एक अस्वाभाविक लाल रंग से चमक रहे थे। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तभी तुमने सेराफिन को ठिठकते हुए देखा। उसकी नजरें उस जूस पर टिकी थीं जो तुमने अभी अभी पिया था। धत तेरे की, ये सोचना कि यह आदमी सच में ड्रिंक में दवा मिला देगा। इतनी गर्मी है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुमने पागलों की तरह अपना कॉलर खींचा। तुम्हारी समझदारी का आखिरी कतरा भी तुम्हें खा रही उस भयंकर आग में पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। आधी रात में तुमने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सेराफिन तुम्हारे ठीक बगल में लेटी हुई है। सेराफिन की पलकों को फड़कते हुए देखकर यह संकेत मिलते ही कि वो जागने वाली है, तुमने अपने दांत पीसे। बिजली की तेजी के साथ तुमने उसकी गर्दन के पीछे एक वार किया। ठीक जब सेराफिन ने अपनी आंखें खोली, तुमने उसे बेहोश कर दिया। तुम्हारे जाने के कुछ ही देर बाद सेराफिन जाग गई। उसने अपनी धड़कती हुई गर्दन को मला। उसकी आंखों में एक गहरी दुश्मनी भरी चमक कौंध गई। वह कमबख्त आदमी मेरे साथ सोने के बाद उसने सच में मुझे बेहोश करने की हिम्मत की। उसके फोन की घंटी एक के बाद एक 2 बार बजी, यह महसूस करते हुए कि यह तुम्हारा एक मैसेज था। उसने इसे खोला और उसकी आंखें तुरंत शून्य एब्सोल्यूट जीरो पर जम गईं। तुमने उसे $9.90 $9.90 ट्रांसफर किए थे। साथ में एक टिप्पणी थी, खराब रिव्यू, बैड रिव्यू। सेराफिन $9.90 के ट्रांसफर को घूरती रही। उसका पूरा शरीर एक बर्फीली ठंडक बिखेर रहा था। वह कमबख्त आदमी, उसने उसे क्या समझ रखा था? और यह रिव्यू एक पूर्ण अपमान था। वालिन, तुम बस प्रार्थना करना कि तुम मेरे हाथ न लगो। इस बीच तुम उपनगरों में स्थित एक सैनिटोरियम तक गाड़ी चलाते हुए गए। तुम्हें पता चला था कि तुम्हारे दादाजी को चुपचाप यहां स्थानांतरित कर दिया गया था। अस्पताल के कमरे के अंदर से बास्टियन की ठंडी आवाज गूंजी। वो वास्तव में तुम्हारे दादाजी का हाथ पकड़े हुए था और जबरदस्ती उनके अंगूठे का निशान एक दस्तावेज पर लगा रहा था। इसके साथ जैसे ही एलिसिया और मैं शादी कर लेंगे, मैं स्टर्लिंग परिवार का एकमात्र वारिस बन जाऊंगा। बास्टियन ने बिस्तर पर कोमा में पड़े अपने दादाजी को घूरा और ठंडी हंसी हंसने लगा। दादाजी, आपको शुरू से ही मेरे पिता को वारिस के रूप में चुनना चाहिए था, वेलेरियस के बजाय। यह इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पक्षपाती थे। तो क्या हुआ अगर आपने उसे तैयार करने के लिए अपना दिल और खून एक कर दिया? क्या वो फिर भी हमारे हाथों मारा नहीं गया? इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। न केवल आप उसे वारिस बनाना चाहते थे, बल्कि आपने मेरी प्यारी एलिसिया की शादी भी उससे कराने की कोशिश की। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दरवाजे के बाहर खड़े थे। तुम्हारा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। तुम्हारी आंखों में एक उन्मादी, कातिलाना इरादा उमड़ रहा था। थोड़ी देर बाद बास्टियन चलते हुए फोन पर बात करते हुए बाहर निकला। सूट आ गया? अच्छा, मैं अभी आता हूं। तुमने उसकी लौटती हुई परछाई को देखा। तुम्हारी नजरें ब्लेड की तरह ठंडी और तेज थीं। उनकी शादी 3 दिन बाद थी। तुम पक्का उनके लिए एक न भूलने वाला शानदार तोहफा तैयार करने वाले थे। तुम तुरंत कमरे में गए। तुम्हारे दादाजी, जिनका शरीर कभी इतना हट्टा कट्टा हुआ करता था, अब कंकाल की तरह कमजोर हो गए थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, पूरी तरह से बुझने वाले दिए की तरह लग रहा था। तुमने उनकी नाड़ी पल्स चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया और तुम्हारा शक तुरंत सच साबित हो गया। दादाजी को लकवा नहीं मारा था, उन्हें जहर दिया गया था। कॉर्विन, वो नीच इंसान, वो वास्तव में अपने ही सगे पिता के खिलाफ ऐसा जहरीला काम कर सकता था। अपने राक्षसी गुस्से को दबाते हुए तुमने तुरंत एलोवेन को बचाव रेस्क्यू का इंतजार करने के लिए एक मैसेज भेजा। फिर तुमने अपनी जेब से एक गोली निकाली और उसे अपने दादाजी के मुंह में डाल दिया। रात होते होते एलोवेन की व्यवस्था के तहत पूरी मंजिल के स्टाफ की जगह तुम्हारे अपने लोगों ने ले ली थी। तुमने जानबूझकर ईसीजी मॉनिटर से छेड़छाड़ की, जिससे एक क्रिटिकल कंडीशन का भ्रम पैदा हुआ, और अपने दादाजी को पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर ऑपरेशन रूम में ले गए। योजना उन्हें ऑपरेशन थिएटर के दूसरे निकास द्वार से बाहर निकालने की थी। हालांकि जैसे ही तुमने दरवाजे से बाहर कदम रखा, बॉडीगार्ड्स को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वे सीधे अंदर घुस आए। तुम्हारे दादाजी क्रॉसफायर में न फांसें, इसलिए तुमने एलोवेन को उन्हें पहले ले जाने का आदेश दिया, जबकि तुम उनके पीछे हटने को कवर करने के लिए वहीं रुक गए। लेकिन ये बॉडीगार्ड्स सभी एलीट फाइटर्स थे और वे बंदूकों से भी लैस थे। इस झड़प के दौरान तुम बाल 2 बार गोली लगने से बचे। सड़क के किनारे खड़ी कारों की ओर भागते हुए तुमने गोलियों से बचाव किया। तभी एक फेरारी तुम्हारी ओर दौड़ती हुई आई। एक परफेक्ट ड्रिफ्ट और टेल के झटके के साथ कार तुम्हारे ठीक बगल में एकदम तिरछी होकर रुक गई। गोलियां तुरंत उसके भारी बख्तरबंद बुलेट प्रूफ चेसिस से टकरा कर रुक गईं। ये मानकर कि ये एलोवेन तुम्हें निकालने एक्सट्रैक्शन के लिए वापस आई है, तुमने दरवाजा खोला और बिना कुछ सोचे समझे अंदर बैठ गए। कार जलते हुए तीर की तरह आगे बढ़ गई। पूरी तरह से बॉडीगार्ड्स को चकमा देने के बाद ही ड्राइवर ने मुड़कर तुम्हारी ओर देखा। ये वो नहीं थी। तुमने क्या सोचा था कि वो कौन होगी? तुमने अपनी नाक मली, अपने ही एक सवाल से पलटवार करते हुए। तुम यहां क्या कर रही हो? सेराफिन ने गाड़ी चलाना जारी रखा और पूरी गंभीरता से बोली।
अगर मैं कहूं कि मैं यहां विशेष रूप से तुम्हें लेने आई थी तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? वेलेरियस, तुमने तुरंत अपनी भौहें उठाई। तुम्हारी आंखें सतर्कता से भर गईं। तुम्हें कैसे पता कि वेलेरियस मेरा असली नाम है? अपनी पहचान छिपाने के लिए तुमने विदेश में लगातार वालिन उपनाम का इस्तेमाल किया था। वह सच में सब कुछ जानती थी। सेराफिन ने बिना जल्दबाजी किए समझाया। जिस समय मैंने तुम्हें बचाया था वह समय स्टर्लिंग परिवार द्वारा वेलेरियस की मौत की घोषणा के समय के काफी करीब था। साथ ही तुमने पिछली रात जो शब्द कहे उससे तुम्हारी असली पहचान का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। तुमने कंधे उचकाए। चूंकि वो पहले से ही सब कुछ जानती थी इसलिए नाटक करने का कोई मतलब नहीं था। बधाई हो, तुमने सही अनुमान लगाया। मैं वास्तव में वेलेरियस हूं। सेराफिन ने तुम्हें देखा और एक और सवाल दागा। तुम्हारी याददाश्त कब वापस आई? तुम्हारी आंखें तुरंत बर्फीली हो गईं। जिस दिन तुमने मुझे धक्का दिया था तुमने खुद पर हंसते हुए एक हंसी हंसी। वैसे मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम्हारी बेरहमी न होती तो मैं शायद आज तक याददाश्त खोने से पीड़ित रहता। सेराफिन का चेहरा तुरंत भद्दा हो गया। वालेन, क्या तुम्हें मुझसे बात करते समय इतना ज्यादा कड़वा कॉस्टिक होना ही पड़ता है? तुमने बिना रुके पलटकर जवाब दिया। मेरी एक होने वाली पूर्व पत्नी इम्पेंडिंग एक्स वाइफ के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सेराफिन की आंखें तुरंत दबे हुए गुस्से से भर गईं और उसने ब्रेक मारा, कार को सड़क के किनारे खींच लिया। वालेन, मैं किसी भी पल तलाक की अर्जी रद्द कर सकती हूँ। यह सुनकर तुम तुरंत चिंतित हो गए। सेराफिन, तुम ये गंदी चालें चलने की हिम्मत मत करना। तुमने ही सबसे पहले तलाक की बात छेड़ी थी और अब तुम अपनी बात से मुकरना चाहती हो। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? किसे पता था कि वो बस अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक जाएगी, शांत और बेपरवाह। तुम मेरे साथ सोए थे। मुझे ये मत बताना कि तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तुम वहीं गुस्से में हंस पड़े। मैंने इसके लिए पैसे दिए थे, भले ही ये केवल $9.90 था। पैसा पैसा होता है। सेराफिन का चेहरा बर्तन के तले जैसा काला पड़ गया। यह कमबख्त आदमी! उसने तुम्हें कंधों से जोर से पकड़ा और सीट के खिलाफ पिन कर दिया। वालेन, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हारे कंधे में अचानक दर्द की एक टीस उठी और तुमने ठंडी हवा की एक गहरी सांस खींची। सेराफिन जम गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी हथेली गीली और गर्म लग रही है। उसने नीचे देखा तो उसकी हथेली खून से सनी थी। तुम घायल हो? उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को बेरहमी से निचोड़ लिया हो। उसका लहजा गहरी चिंता से भरा था। तुमने ठंडी बेरुखी से उसके हाथ को झटक दिया। मैं ठीक हूं, बस एक छोटी सी चोट है। यह बस एक गोली छूकर निकली है। इसका जिक्र करना भी जरूरी नहीं है। इतना खून बहना एक छोटी सी चोट है? सेराफिन चिंता और दिल के दर्द दोनों से अभिभूत होकर अस्पताल जाने के लिए तुरंत कार स्टार्ट करने लगी। मैं अस्पताल नहीं जा रहा हूं, मैं एक डॉक्टर को बुला लूंगा। बस मुझे एक फर्स्ट एड किट ला दो, मैं खुद इसे देख लूंगा। जल्द ही एक नौकर मेडिकल किट ले आया। तुमने अपने कंधे का घाव खोला, कुशलता से उसे कीटाणुरहित किया और खून बहना बंद किया। घाव गहरा नहीं था, टांके लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे करने दो। सेराफिन ने गॉज पट्टी ली, तुम्हारे पास बैठ गई और धीरे धीरे तुम्हारे घाव के ऊपर उसे गोल गोल लपेट दिया। हालांकि उसकी नजर अनजाने में तुम्हारी गर्दन और कॉलर बोन को ढके हुए लव बाइट्स पर पड़ी। ये वो निशान थे जो उसने पिछली रात तुम पर छोड़े थे। तुमने उसे घूरते हुए देखा। तुम क्या देख रही हो? जल्दी से पट्टी बांधो। सेराफिन के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने पूरी तरह से तुम्हारे घाव पर पट्टी बांध दी और तुम्हारी शर्ट के बटन वापस बंद करने में भी मदद की। फिर वो अचानक बोली, वालेन, हम तलाक नहीं लेते, ठीक है? तुम वहीं के वहीं पूरी तरह से सुन्न हो गए। ये कैसा ब्रह्मांडीय मजाक कॉस्मिक जोक कर रही थी वो। फिर भी वो सीधे तुम्हें देख रही थी, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ बोल रही थी। हम पिछली रात एक साथ सोए थे, इसलिए तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुमने ताना मारा। मैंने तुमसे मुझे बचाने की भीख नहीं मांगी थी। क्या तुम ही वो नहीं थी जिसने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया था? इस प्रकार तुमने अपना फोन निकाला, सीट के खिलाफ पीछे झुके और कहा, अपनी कीमत बताओ, तुम्हें कितना चाहिए? सेराफिन का चेहरा तुरंत बर्तन के तले जैसा काला पड़ गया, लेकिन तुमने दांव बढ़ाना जारी रखा। 50,000, 1 लाख या 2 लाख? उसे खुद को खंजर जैसी नजरों से घूरते हुए देखकर तुमने जानबूझकर अपने पैर क्रॉस किए। तुम्हारा चेहरा पूरे तिरस्कार से भरा था। राजधानी में सबसे महंगी रात की कीमत केवल 1 लाख के आसपास होती है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि 2 लाख बहुत कम है? वालेन, उसके माथे की नसें गुस्से से धड़कने लगीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम सच में उसके साथ एक वेश्या जैसा व्यवहार करोगे। फिर भी तुमने सीधे उसके दिल पर वार करना जारी रखा। इसके अलावा, अगर हम तलाक नहीं लेते हैं तो तुम्हारे उस कीमती पहले प्यार का क्या होगा? मुझे ये मत बताना कि तुम जैसी औरत एक पति को घर पर सुरक्षित रखना चाहती है और साथ में एक हरम भी चलाना चाहती है। बकवास! उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था, लेकिन तुरंत बाद उसने एक परम बम गिराया। पिछली जानकारी गलत थी, कैशियल नहीं मिला है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। तो ये बात थी। पता चला कि उसे बस अपना पहला प्यार नहीं मिला था। यही वजह थी कि उसने अचानक तलाक के बारे में अपना मन बदल लिया था। तुम अचानक खड़े हो गए, भारी गुस्से में धधकते हुए। सेराफिन, मैं कोई आज्ञाकारी कुत्ता नहीं हूं जिसे तुम अपनी मर्जी से बुला सको और अपनी मर्जी से फेंक सको। मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब था? गुस्से से तुम्हारा चेहरा लाल हो गया था। तुम बस उससे बहस करने ही वाले थे कि अचानक तुम्हारे फोन की घंटी बजने लगी। यह एलोवेन थी। तुमने सेराफिन को एक तरफ धकेल दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, एलोवेन की घबराई हुई उग्र आवाज गूंजी,
वालिन! एक तेज धमाके के साथ तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। तुम्हारे दादाजी का अपहरण कर लिया गया था। आखिर क्या हुआ था? एलोवेन के हाथों से सीधे किसी व्यक्ति को छीन पाना दुश्मन बिल्कुल भी साधारण नहीं था। तुम चिंता से जल रहे थे, लेकिन इससे पहले कि तुम बोलना खत्म कर पाते, सेराफिन ने हिंसक रूप से तुम्हारे हाथ से फोन छीन लिया। उसने ठंडी आवाज में रिसीवर पर कहा, जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही सेकंड उसने सीधा तुम्हारी आंखों में देखा, एक एक शब्द पर जोर देते हुए, मैं ही वो हूं जिसने अपने लोगों को दादाजी स्टर्लिंग को ले जाने का आदेश दिया है। वो पहले से ही राजधानी जाने वाले एक हवाई जहाज पर हैं। तुम अपनी जगह पर जम गए। फिर शुद्ध गुस्से की एक विशाल लहर सीधे तुम्हारी खोपड़ी के शीर्ष तक पहुंच गई। तुमने मेज से एक गिलास उठाया और उसे हिंसक रूप से उसकी ओर फेंक दिया। सेराफिन, तुम मेरे दादाजी के साथ क्या करने का इरादा रखती हो? चूंकि तुम्हारी हरकतें इतनी हिंसक थीं, तुम्हारे कंधे का घाव तुरंत फट गया और भयानक दर्द ने तुम्हें ठंडी हवा की एक गहरी सांस खींचने पर मजबूर कर दिया। सेराफिन आसानी से बच गई। तुम्हारे दर्द भरे भाव देखकर वो वास्तव में दुखी लग रही थी और तुम्हें बैठने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। तुमने उसे कॉलर से जोर से पकड़ा, एक शातिर चेतावनी देते हुए। सेराफिन, अगर तुमने मेरे दादाजी के सिर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। गुस्सा होने के बजाय वो वास्तव में हंस पड़ी। चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी मेरे दादाजी भी हैं। मैं उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? मैंने पहले ही एक एलीट टॉप क्लास मेडिकल टीम की व्यवस्था कर दी है। जैसे ही वे राजधानी पहुंचेंगे, उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिलेगा। तुमने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसे खंजर जैसी नजरों से घूरते हुए। सेराफिन, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? उसके होठों की मुस्कान गहरी हो गई, जिसमें एक दुष्ट आकर्षण था। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं तलाक नहीं चाहती। तुम एक ही पल में समझ गए। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि एक बार जब तुम इस बार गए तो तुम कभी नहीं लौटोगे। इसलिए वो तुम्हारे दादाजी को तुम्हें धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यह घटिया औरत। शुद्ध गुस्से से कांपते हुए तुमने अपने भींचे हुए दांतों के बीच से शब्द निकाले। जबरदस्ती पकाया गया फल कभी मीठा नहीं होता। फिर भी उसने बस तुम्हें शांति से देखा। उसका लहजा पूरी तरह से निर्विवाद, इंडिस्प्यूटेबल था। चाहे वो मीठा हो या नहीं, तुम्हें पता लगाने के लिए पहले उसे तोड़ना और चखना होगा। उसने तुम्हें इतनी अच्छी तरह से चुप करा दिया कि तुम्हें जवाब में एक भी शब्द नहीं मिला। ये औरत इतनी बेशर्म बदमाश कैसे हो सकती है? तुम्हारे सीने में गहरी हताशा की एक लहर उठ गई। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर हम तलाक नहीं ले रहे हैं तो हम तलाक नहीं ले रहे हैं। यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। कौन किससे डरता है? मैं बस ये देखूंगा कि मुझमें तुम्हारी ये क्षणिक दिलचस्पी वास्तव में कब तक टिकती है। चूंकि वो खेल खेलना चाहती थी, तुम अंत तक उसका साथ दोगे। तुमने उसकी ओर देखा और अपनी शर्त रखी। मेरे दादाजी को धीरे धीरे असर करने वाला जहर दिया गया था। तुम्हें उनका इलाज करने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टरों को खोजना होगा। सेराफिन पूरी तरह से सदमे में दिख रही थी। दादाजी को जहर दिया गया था? जाहिर है वह केवल स्टर्लिंग परिवार की उस सार्वजनिक कहानी को जानती थी कि तुम्हारे दादाजी को लकवा मार गया था। तुमने हर एक शब्द पर जोर दिया। मेरी बात सुनो सेराफिन, अगर मेरे दादाजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने तुरंत तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में परम गंभीरता की एक अभूतपूर्व झलक थी। चिंता मत करो, मैं सबसे अच्छे विशेषज्ञों की व्यवस्था करूंगी। क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम क्या खाना चाहते हो? कुछ भी। उसे बातों से टालते हुए तुम्हारी उंगलियां तुम्हारे फोन पर उड़ी। तेजी से एलोवेन को एक लोकेशन पिन भेजा। उसे तुम्हें लेने आने के लिए कहा। तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सेराफिन व्यक्तिगत रूप से नौकरों को पौष्टिक स्वास्थ्य, दलिया, पोरिज और कुछ साइड डिश तैयार करने का निर्देश देगी। खाना खाने के ठीक बीच में उसने अचानक एक ऐसा सवाल पूछा जिससे तुम्हारे दिल की धड़कन रुक गई। वालिन, 2 साल पहले जब तुम उस चट्टान से गिरे थे तो क्या इसका स्टर्लिंग परिवार से कोई लेना देना था? शायद। तुम्हारी आंखें तुरंत चमकी और तुमने केवल एक अस्पष्ट उत्तर दिया। सेराफिन ने इस मुद्दे पर आगे दबाव नहीं डाला। हालांकि उसका चेहरा तुरंत एक बर्फीले, उदास धुंध में घिर गया था। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ अनुमान लगा लिया था। आखिरकार जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हुई, स्टर्लिंग परिवार के विरासत के अधिकार पूरी तरह से दूसरी शाखा कॉर्विन के हाथों में चले गए थे। जैसे ही उसने तुम्हारी प्लेट में खाना परोसा, वो अचानक बोली, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मैं तुम्हें ऐसे तुच्छ मामलों से परेशान नहीं करूंगा। तुम उसका कोई एहसान नहीं लेना चाहते थे। इसके अलावा जब बदला लेने की बात आती थी तो तुम कभी दूसरों के हाथों पर भरोसा नहीं करते थे। वैसे भी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी बता देना। तुमने एक साधारण हामी भरी, लेकिन तुम्हारे दिल में कुछ और ही योजनाएं थीं। एलोवेन बहुत तेजी से आगे बढ़ी। तुमने बमुश्किल खाना खत्म किया था कि वो आ गई। हालांकि सेराफिन ने तुम्हें जाने का बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया। वालिन, जब तक हमें तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, हम अभी भी कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। तुम बिस्तर पर बैठे थे। तुम्हारे होठों के कोने एक दुष्ट मुस्कान में मुड़ गए। क्यों ना हम थोड़ी देर में कुछ ऐसा करें जो कानूनी पतियों और पत्नियों को करना चाहिए। पिछले अनुभवों के अनुसार तुम जितने अधिक सक्रिय प्रोएक्टिव थे, वो तुमसे उतनी ही अधिक नफरत करेगी। अप्रत्याशित रूप से उसने उस तर्क को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, सीधे नीचे झुकी और तुम्हें अपनी बाहों के बीच कैद कर लिया। थोड़ी देर इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे चाहते हो
तो मैं तुम्हें अभी संतुष्ट कर सकती हूँ। तुम्हारा तुरंत दम घुटने लगा और तुम घबराहट में पीछे की ओर खिसके। मैं बस मजाक कर रहा था। मेरी बेचारी कमर में अभी भी दर्द है। हमेशा मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद।